Welcome back. Now remember, we've been tracking the protest that took place in Bihar, that rocked the state of Bihar yesterday over unemployment, and a video that has been doing the rounds of the protests has exposed the shocking case of khaki terror. Now Times Now has spoken to the very man, Anisur Rahman. Remember, he's the one who was lathi charged by the bureaucrat while he was protesting for the jobs. He's the one who was holding a tiranga yet was brutally beaten up on the roads in public domain. This is what he had to say. Darbhanga's Anisur Rahman became the icon of CTET protests after the entire episode that unfolded in Dak Bangla crossing in Patna the last day. So we are joined by Anisur Rahman. We will try to understand his point of view on the incident and how it all unfolded. क्या हुआ था अनीस जी, बताएं। सर, सारी बातें वीडियो पे पड़ी हुई हैं, मैं उतना विस्तार से नहीं कहना चाहता हूँ। हम लोग 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, कोई आज ही नहीं है। जल्द और शीघ्र का अल्टीमेटम जो है मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। जलेबी वाले बाबा जो है हम लोगों को जल्द और शीघ्र करते करते जो है हमारी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिए थे, ठीक है। नीतीश चाचा 3 साल से एनडीए की सरकार में थे, तब कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन अभी तक आए नहीं हैं, पता नहीं कब तक हम लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे। आएंगे अच्छे दिन जिस दिन हमारा युवा अपनी ताकत को समझ लेगा, अपनी यूनिटी को समझ लेगा, अपने आप को समझेगा कि मैं एक देशवासी हूँ। भारतीय का कोई धर्म नहीं होता है, भारतीय सिर्फ होता है, इंसानियत होता है, हुब्बुल वतनी होता है। तो इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा भी भारत और मेरा भी देश जो है विश्व में विश्व गुरु बनने के लायक होगा, जब तक उसे इल्म से पीछा रखा जाएगा, है ना। हमारे नबी ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। वो हमें इल्म से इसलिए पीछे रख रहे हैं क्योंकि हम उससे सवाल ना करें। सबसे पहला बात ये, इल्म से पीछे रहेंगे तब ना सवाल नहीं करें। आज मैंने जो सवाल किया है इसलिए कि मेरा जो कम्युनिटी है, मैं आपको दावत देता हूँ मेरे घर पे आइए, क्योंकि मेरी जो कम्युनिटी है उसमें कोई नहीं पढ़ता। मैंने इल्म हासिल किया, मेरे माँ बाप फॉरेस्ट स्टेशन में चले गए, मेरे भाई, मैं अपने भाईजान, मेरे अब्दुल हफीज़ मेरे भाईजान हुए, जिन्होंने मुझे 10 साल हो गया उनकी शादी को माँ बाप की तरह पाला पोसा। मेरे वालिद साहब काम करने के लायक नहीं, ठीक है, वो विदेश में रहते हैं। बहन एक थी, उसकी शादी की पैसे के चलते वो नहीं आ पाए यहाँ। आज 4 साल से लगभग तकरीबन वो नहीं आ पा रहे। उनको जानते हैं 4 महीने के बाद 1 महीने का सैलरी 1000 रुपया मिलता है, उससे मेरा घर चलता है। और मेरे भाई आज अकेले वहाँ, मैं अपने भाई, मेरे भाई जब हमसे पूछा करते थे बउआ इसके बाद क्या करोगे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैंने एग्जामिनेशन के किसी भी जवाब को छोड़ा नहीं। आप देखिए मेरा सीटेट का रिजल्ट, सीडीपी में मुझे 30 में 29 है, आपने देखा होगा, वायरल है पूरा। मगर मेरे भाईजान जो समझते थे, पूछते थे कि इसके आगे तुम क्या करोगे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं हुआ करता। आज मैं भैया को कहना चाहता हूँ कि भैया अब मेरे पास जवाब है। मैंने सरकार को नहीं बल्कि पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को चैलेंज किया। धन्यवाद, माफी चाहता हूँ आप। अनीस, एक और बात बताएं कि कल जब आपके साथ सब कुछ हुआ उसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं, कोई नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि काफी दिनों से वो सीटेट अभ्यर्थियों से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। समस्या को जान रहे तो बहाली करने में, उनको नोटिफिकेशन जारी करने में क्या, समस्या को जान रहे तो कहते हैं समझने में भी टाइम लगेगा। जब जान रहे हैं तो क्या टाइम किस लिए लग रहा है, ये ना मैं उनसे पूछ रहा क्या वाई टाइम, हमको टाइम क्यों मैं दूं भाई। आपने अभी भी तो 5 दिन का डेडलाइन दिया है। वही 5 दिन का मेरा अंतिम अल्टीमेटम है सर, अल्टीमेटम है 5 दिन, ओनली 5 दिन। उसके बाद मैंने कहा ना, उसके बाद इस सरकार क्या, इस भारत के युवाओं अपनी ताकत का, शक्ति का प्रदर्शन करेंगे कि तुम लोगों ने मुझे निकम्मा बना दिया है, इस देश को ऐसा बना दिया है कि इस देश का युवा सुसाइड करने पर तैयार है। आप यकीन करेंगे मैं इसलिए मरने के लिए तैयार हो गया हूँ क्योंकि मेरे 27 साथी सुसाइड कर चुके हैं डिप्रेशन में आकर के। आपको नहीं पता है, आप सीटेट का पूरा दिसंबर वाले का रिजल्ट देखिए, आप सर्च कीजिए उसे। 27 साथी मेरे सुसाइड कर चुके हैं, ये मेरे साथी हैं, पूछिए। मैं इतना फ्रस्ट्रेशन में था, मगर मेरे साथी मेरे गांव के हैं, मेरे चचा लगेंगे, वो मुझे समझाया करते थे। मेरे जो भी साथी थे वो शिक्षक कुछ है और कुछ अभी बनने के लिए तैयार है, मैं उन्हीं के लिए। अरे हम मर जाएंगे तो क्या हो गया, 1,30,000 को अगर नौकरी मिल जाएगी तो न जाने भारत के कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा।
राइट, अनीसुर रहमान इज नाउ जॉइनिंग अस लाइव। अनीसुर, हमने आपकी बात सुनी। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। धन्यवाद टाइम्स नाउ से बात करने के लिए। पहले तो हमें बताइए कि पूरी स्थिति क्या है वहां की। आपने बताया कि सीटेट और बीटेट के क्वालिफाइड एग्जाम्स जो लोगों ने क्वालिफाई कर दिए, टीचर्स ने क्वालिफाई कर दिए, अभी तक एक नोटिफिकेशन नहीं मिला है, इसलिए आप सड़कों पर उतर आए थे। हेलो अनीसुर, आप मुझे सुन सकते हैं? मैम, आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है क्या आपको? जी जी अनीसुर। यस मैम, मैं आपको सुन सकता हूँ मैम। जी बताइए हमें कि हुआ क्या। आप मुझे हमने सुनी आपकी कहानी कि जो भी हमने टीचर्स को देखा सड़कों पे जो उतर आए थे, सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड टीचर्स है, एक नोटिफिकेशन नहीं मिला। ये उनकी मांग है कि अब कितना डिले करेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं अपने देश के सारे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया, सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर वो लोग नहीं होते तो आज मुझे वो लोग मार के कहीं भी जो है फेंक दिए होते, कहीं फेंक दिए होते और मेरी लाशें नहीं मिलती। मगर मैं मीडिया बंधु का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे पर जो निमर्मम क्रूरतापूर्वक जो है लाठीचार्ज किया गया, हमारे तिरंगे का जो है, हमारी आन बान शान का जो है पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई, हमारे हृदय को आहत किया गया, हमारे तिरंगे का जो अपमान किया गया है, वो मैं और मेरे परिवार ही नहीं, इस पूरे भारत और विश्व में रहने वाले भारतीय लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे भाई अब्दुल हफीज़ वो बाहर रहते हैं, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। उन्होंने भी इस चीज़ का मुझे कहा है कि बाबू, सबसे पहली बात ये है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कहता हूँ कि मेरा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहता है, और आज उस तिरंगे को तुम लोगों ने मटिया मीट करने का जो सरकार ये कार्यक्रम कर रही है, ठीक है, इस तिरंगे का जो अपमान हुआ है, उस तिरंगे के सम्मान को अगर तुम नहीं लौटा पाए तो तुमको जीने का कोई हक नहीं है। जी अनीसुर, हमने देखा कि आप तिरंगा लहरा रहे थे, तिरंगा उठा के आपकी जी तिरंगे के साथ आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पे उतरे पर तिरंगे के साथ थे। जो आपका हक है आप वो मांग रहे थे, पर काफी हाथापाई पे बात आ गई थी। हुआ क्या, कैसे मामला हाथ से बाहर निकल गया? मोबाइल सब साइलेंट कर ले, मोबाइल। मैम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। तिरंगे है कसम तेरी, मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। हमारे सैनिक लोगों का यही एक ख्वाहिश होती है ना, या तो उसमें लिपट के आना या फिर उसको फहराना। तो मैं भी तो एक सैनिक हूँ, मैं भी तो एक सैनिक ही था ना। अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को लड़ने के लिए क्या वो सैनिक नहीं हो सकता है? वो भी एक सैनिक है। हम ही लोग ना उस सैनिक को तैयार करते हैं। उस देश की भक्ति की भावना उस बच्चे में कौन भरता है? शिक्षक ही न भरता है। जो इस देश के तिरंगे को हमेशा सर बुलंद करने के लिए, नतमस्तक करने के लिए अपनी जानों की आहुति देते हैं, वो कौन सिखाता है? वो आपके नेता लोग सिखाते हैं कि नहीं? वो वही एक शिक्षक सिखाते हैं। इसीलिए मैं भी अपने देश का एक सैनिक हूँ, बशर्ते मेरा पेशा शिक्षक का है। इसीलिए मैंने तिरंगे को फहराया और तिरंगे का सम्मान लौटाने के लिए, ठीक है, मैं हमेशा इस सरकार का विरोध करता रहूंगा, जिसके रीजन में हमारे तिरंगे का इस तरह से हुब्बुल वतनी को, हमारी आन बान शान को ललायत किया गया है, हमारी इज्जत व आबरू को जो है नचोटा गया है, खिसोटा गया है। इसको मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपसे 5 बातें कहना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं लाइव इस बात को रखना चाहता हूं। जी बोलिए। मेरी पहली मांग ये है मैम कि उस एडीएम ने जो है केके सिंह, जिसने
जिसने तिरंगे के ऊपर इस तरह का व्यवहार किया है, उस पे देशद्रोह का चार्ज लगे, उस पर एफआईआर हो देशद्रोह का, और उसको हमेशा के लिए उसकी नौकरी से बर्खास्त की जाए। मेरा पहला मांग ये है कि उसने तिरंगे का जो अपमान किया है उसको देशद्रोही का थप्पा लगे, उसे हमेशा के लिए जो है उस नौकरी से बर्खास्त कर दी जाए। और अटेम्प्ट टू मर्डर, जिस तरह उसने मुझे सर से ऊपर हमारे सेंस ऑर्गन्स को जिस तरह उसने मारने की कोशिश की, हत्तल इम्कान कोशिश किया कि वो मुझे मार दे, और उसने हत्तल इम्कान मुझे मार भी दिया, ठीक है, मैं बेहोश पड़ा रहा, ठीक है। इस अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज उस पर लगा के एफआईआर लगा करके उसे जिंदगी भर जेल में रखा जाए। चलिए दूसरा मैम, मेरा दूसरा सवाल, आपका सवाल सरकार से क्या रहेगा? क्योंकि हमने तेजस्वी यादव की भी बात सुनी, उन्होंने कमेटी बैठ गई है इसकी बात करी, कहा कि इंक्वायरी की जाएगी, अफसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी। क्या आप सहमत हैं इससे? क्या ये काफी है? देखिए मैम, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से वो खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मैम वो वीडियो सारे दुनिया के सामने चल रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। उस वीडियो में आप क्या उसकी सत्यता की बात कीजिएगा? जिस तरह चंद्रशेखर डीएम साहब ने कहा, मैं उसकी सत्यता की बात करूंगा। और ये तेजस्वी बाबू, हमारे युवा नेता जो अपने आप को जेपी आंदोलन की उपज कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसकी अगर वो कहते हैं कि अगर वो दोषी पाएगा तब उन पे कार्रवाई होगी। क्या सर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा? आपको तिरंगे की तौहीन और अपने इस देश के युवक को इस तरह पिटते हुए देखते हुए एक जरा भी ललायत और शर्म नहीं आया? आपने उसे ऑर्डर दिया था क्या उसको इसी तरह मारने के लिए? इसीलिए आप कह रहे हैं अगर उसे दोषी पाया गया तब उस पर कार्रवाई होगी। हमें लगता है तेजस्वी बाबू को ये स्टेटमेंट वापस ले लेना चाहिए और उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। मैम, हेलो अनिसुर, आपसे ये सवाल अब आगे पूछेंगे कि आगे आप इसे कैसे ले जाएंगे, आप अपना विरोध कैसे प्रदर्शन आगे ले जाएंगे इस मामले को लेकर? सर मैंने कहा ना, मेरा सबसे पहला एजेंडा अब यही रहेगा कि युवाओं को रोजगार मिले। बस पहला एजेंडा मेरा यही रहेगा और अंतिम जहां तक जुड़ सके मेरा पहला एजेंडा यही है कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में युवाओं को रोजगार मिले और दलगत की, धार्मिक की, राजनीतिक से ऊपर उठ करके हमारा युवा हाथ से हाथ मिला करके पूरे भारत को मजबूत करे। हम भाई भाई एक हैं, हमें किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की बात को नहीं सुनना है। अपने देश के विकास के लिए, अपने हक को पाने के लिए हर कदम हम संघर्षशील रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी लाशों पर से गुजरना पड़े, अपनों लोगों के लाशों पर से, या हमारे लाशों पर से उनको गुजरना पड़े, तो उनको रुकना नहीं है। जी नहीं, मेरा सवाल लेकिन यह है क्योंकि पूरे देश की नजरें आज आप पे हैं, जो आपके रोजगार पहला मुद्दा मेरा रहेगा। बोलिए जी अनिसुर जी, मेरा सवाल आपसे यह है, पूरे देश की नजरें आज आप पे हैं, जो आपकी वीडियो वायरल हुई है उस पे पूरे देश ने देखा है कि किस तरह एक तिरंगे को भी नहीं बख्शा गया, आपको तो बुरी तरह पीटा ही गया, साथ में तिरंगे पर भी लाठी चली है, वहां पे दिख रहा है इस विजुअल में। आप इस विरोध प्रदर्शन को कैसे ले जाएंगे आने वाले दिनों में? क्या आप और प्रदर्शन का आयोजन करेंगे? क्या आपके आगे कैसे किस तरह की रणनीति रहेगी? सर ये तो आप मीडिया भाइयों का कमाल है, मेरा कुछ नहीं है सर। नहीं, इसके हकदार आप हैं। नहीं सर, इसके हकदार आप हैं कि आपने मुझे सुपर हीरो बनाया और ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे किस तरह सुपर हीरो कितने दिन तक बना करके रखते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है सर। आपने मुझे हीरो बनाया है। पूरी देश की नजरें हमारी तरफ इसलिए आई हैं क्योंकि आपकी नजर मुझ पे है। ये आपके इस पे डिपेंड करता है, आप मुझे कहां तक और किस हद तक ले जाना चाहते हैं।
नहीं, आपके साथ तो हम बिल्कुल जो भी आप आगे कार्रवाई करेंगे हम बहुत क्लोजली जरूर ट्रैक करेंगे और हमारे माध्यम से पूरे देश को भी बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि जो जिस तरह सरकार कहती है, और मेरे कोलीग ने भी आपसे ये सवाल पूछा था कि 2 दिन का समय दिया गया है एक इंक्वायरी कमेटी को इंक्वायरी करके पूरे मामले में एक्शन सजेस्ट करने के लिए, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या तत्काल बर्खास्त नहीं किया जा सकता उनको? आप क्या क्या कहेंगे आप सरकार से? इसका जवाब मैं दे चुका हूं सर, मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता। हमें जो इंसानियत के नज़रिए से और सही लग रहा है, मैंने उसका जवाब आपको शेरो शायरी में भी दिया है और मैंने कह भी दिया है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी 2 मांगे और सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी बताइए। मेरी दूसरी मांग ये है कि 7वां चरण 125-628 प्राथमिक नोटिफिकेशन, प्राइमरी नोटिफिकेशन, संपूर्ण बहाली की प्राइमरी नोटिफिकेशन अल्टीमेट मैंने दिया था 5 दिन का, ठीक है। आज भी मैं 5 दिन का उनको समय देता हूं। जिस दिन से मैंने कहा है 22 तारीख से 5 दिन शुरू होता है, अब जब तक वो चले, 27 को हो रहा है ना, 27 को ये अल्टीमेटम मैंने दिया। संपूर्ण बहाली मैं इसलिए कह रहा हूं मैम, ये वही ऐतिहासिक दिन है, ये वही ऐतिहासिक महीना है कि 29 अगस्त को जो है जवाहरलाल नेहरू ने नर्मदा नदी के तट पे 1929 को संपूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसीलिए संपूर्ण बहाली का मैं भी यहां से आज नारा दे रहा हूं, ठीक है। उसमें आपका पूरा डेट फिक्स होना चाहिए। आवेदन की तिथि है ना, औपबंधिक मेधा सूची, आपत्ति का दिन, ठीक है, फाइनल मेधा अंक का दिन, फिर से काउंसलिंग का दिन, नियुक्ति पत्र का दिन और योगदान का दिन, ये उसमें मेंशन होना चाहिए। इस 5 दिन के अल्टीमेटम पे, 5 दिन का अल्टीमेटम मैंने दिया है नोटिफिकेशन जारी करने का मैं, जी ठीक है जी। उसके बाद मैम इस बहाली को सरकार 2022 के दिसंबर उनको एंड टाइम देता हूं मैं। अगर वो अपने आप को समझना चाहते हैं, संभलना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और हमारे युवाओं को अपने देश के विकास में लगाना चाहते हैं, काम लेना चाहते हैं, हमारे बिहार को नालंदा विश्वविद्यालय जैसी दूसरी ज्ञान की फिर केंद्र बनाना चाहते हैं, तो मैं उनसे विनती हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप हमारी संपूर्ण बहाली को दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। तीसरा मेरा डिमांड ये है मैम कि मैंने तीसरा हमारी मांग ये है मैम कि प्यून से लेकर के प्रोफेसर तक, प्यून से लेकर के पदाधिकारी तक का जो बहाली का प्रक्रिया है उसका वार्षिक कैलेंडर हर डिपार्टमेंट को जारी करना होगा किसी भी हाल में, और हर साल उसको 10,000 हो, 5,000 हो, 2,000 हो, उसका रिक्ति जारी करना पड़ेगा और उसकी संपूर्ण बहाली 1 वर्ष के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी, चाहे जिस हाल में हो। वो आकाश से आदमी लाए या पाताल से आदमी को पैदा करे, उससे मुझे मतलब नहीं है जी। वो संपूर्ण बहाली 1 वर्ष में कंप्लीट होनी चाहिए। बीएसएससी की तरह नहीं, 14 में एग्जाम दिए, 24 में जाकर के अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, वो नहीं मुझे चाहिए जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं सर आपसे कि अब हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, रोजगार, वो भी गवर्नमेंटल रोजगार, प्राइवेट रोजगार नहीं। ओके। जिस तरह पुरानी तरह से जो आप हमें रिक्तियां दिया करते थे, बहाली होती थी, उस तरह का रोजगार मुझे चाहिए। हम उस रोजगार पे काम करेंगे, चाहे जिस हाल में। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आदमी आपको नहीं, आपने अपनी मांगे सामने रखी, अब सरकार आगे क्या करती है देखेंगे इसको और पूरा फॉलोअप करेंगे आपके साथ और आगे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनीसुर।